दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह पूरे बाजार में गिरावट का माहौल। इसके बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत बड़ा फैसला किया। अपनी 16 सब्सिडीज कंपनी को मर्जर करने का फैसला किया। तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां जिनको मैनेज करना जरा मुश्किल होता है। ऐसे में एक ही अम्ब्रेला के नीचे अगर कंपनी आती है तो फिर उसका बिजनेस अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। मैनेजमेंट को फैसले लेने में भी आसानी होती है। इसीलिए कंपनी ने ये बड़ा फैसला किया। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे काफ़ी समय के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज को फिर से रसिया से ऑयल मिल सकता है। जो अपडेट है वो काफ़ी पॉजिटिव है और आने वाले समय इसका फ़ायदा भी देखने को मिल सकता है। और आईपीओ लाने की तैयारी कर ली है कंपनी ने। काफ़ी बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है। ऐसे में क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज बेहतर करेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार की बात करूं, 1387 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 1.11% की गिरावट थी। तो देख सकते हो कि सुबह शुरुआत ही कमजोर हुई, गिरावट का माहौल था। इंट्राडे में हल्की सी तेजी बनी, आप देखिए 1407 तक गया क्योंकि क्लोजिंग 1402 के आसपास थी कल। लेकिन जो गिरावट का सिलसिला बना उसकी वजह से ये 1381 पर आ गया। तो फिलहाल आप देख लो कि यहाँ पे ये 1381 जो इसका 52 वीक का लो है, वो देख लो कि 1111 का है। तो 1114 के आसपास भी आ सकता है अगर बाजार में गिरावट का सिलसिला बना तो। लेकिन जो हाई बना वो 1611 है 52 वीक का। उससे स्टॉक नीचे आ गया। पिछले दोस्तों तेजी में 1611 का हाई बना दिया था। आप समझ ही सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री जो मार्केट कैप के लिहाज से इंडिया की बड़ी कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट को ऊपर नीचे करने में भी इनका बड़ा योगदान होता है बड़ी कंपनी का। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल है, रिलायंस इंडस्ट्री अपनी 16 जो सब्सिडीज कंपनी है उसको मर्जर करने जा रही है। काफ़ी बड़ा प्लान कंपनी ने बना है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने बिजनेस में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी जो 16 स्टेप डाउन पूर्ण जो स्वामित्व वाली सब्सिडीज कंपनी थी उनको अपनी क्लीन एनर्जी की जो शाखा है रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड में मिला दिया। यानी एक ही कंपनी के अंदर 16 कंपनियों का मर्जर कर दिया। ये जो मर्जर है 21 जनवरी 2026 को प्रभावी हो चुका है। यानी अब देख सकते हो कि ये जितनी छोटी छोटी 16 कंपनियां वो सब अब रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड का हिस्सा होंगे। इससे आने वाले समय कंपनी को मजबूती से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फैसले बहुत तेजी से किए जा सकते हैं। एक ही आप देख सकते हो कि कंपनी का मैनेजमेंट होगा जो सारी कंपनियों को संभालेगा। तो ये जो कंपनियां सारी मर्जर की गई है उसको एक बार आप देखें तो रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के अंदर जो मर्जर की गई कंपनी उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण, एनर्जी स्टोरेज, कार्बन फाइबर सिलेंडर, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंफ्रास्ट्रक्चर से इससे जुड़ी जो कंपनियां सारी है वो उन सबको यहाँ पे मर्जर कर दिया गया है। रिलायंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रिलायंस इलेक्ट्रोलाइजर और मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन, रिलायंस देखो कि ग्रीन केमिकल लिमिटेड, रिलायंस न्यू एनर्जी स्टोरेज लिमिटेड, रिलायंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रिलायंस हाइड्रोजन फ्यूल सेल लिमिटेड, कच्छ न्यू एनर्जी प्रोडक्ट लिमिटेड और कालबोली स्थित 3 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां भी शामिल हैं। इन सबको एक ही कंपनी में मर्ज कर दिया गया है। इस बार कंपनी के रिजल्ट की बात हो, कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें हल्की सी वृद्धि देखने को मिली, जो 18,645 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले एक साल पहले कंपनी का प्रॉफिट 18,540 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी ने कहा कि जीएसटी दरों में जो कटौती हुई है, इसके अलावा उपभोक्ताओं उत्पाद के कारोबार के अलग होने और त्योहारी खरीद की वजह से जो तिमाही में बढ़ जाने के कारण जो रिटेल आय है उसमें हमें वृद्धि देखने को मिली है जो सीमित रही है। हालांकि ऊर्जा और डिजिटल कारोबार ने अच्छे मार्जिन के साथ में लाभ दर्ज किया है और जो कमी थी उसकी भरपाई की है। तो अब देख सकते हो कि फेस्टिवल सीजन भी निकल गया था और आप देख सकते हो कि जो रिटेल कारोबार दबाव में रहा। लेकिन कंपनी का जो मुख्य बिजनेस देखे जिसमें टेलीकॉम का बिजनेस है बहुत अच्छा किया है। तो यहाँ पे आप देखो कि डिजिटल और टेलीकॉम सेक्टर ने बहुत अच्छा किया है। इनका जो जियो प्लेटफॉर्म के जो रेवेन्यू उसमें 13% की जंप देखने को मिली है और इसके पीछे वजह की कस्टमर बेस लगातार बढ़ा है।
प्रति व्यक्ति जो इनका जो ARPU है उसमें सुधार देखने को मिला। डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है। जियो प्लेटफॉर्म पर लगभग 11.2% जो वृद्धि के साथ में जो इनका जो लाभ है वो 7,629 करोड़ तक पहुंच गया है। तिमाही के दौरान ग्राहकों की संख्या भी 51.53 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि प्रति ग्राहक जो औसत रेवेन्यू वो 213.7 रुपीज प्रति कस्टमर हो गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का जो प्रॉफिट है उसमें 2.7% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 3,551 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी का कुल रेवेन्यू 8.1% की जम के साथ 97,605 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस अच्छा रहा है और सेगमेंट वाइज काम अच्छा किया है। अब एक जो और अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को फिर से रूस से तेल मिलने जा रहा है। काफ़ी समय से जो रोका गया था अमेरिका की वजह से, अब उसको फिर से मिलने का मौका बन गया। तो ये देखो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो रूसी तेल फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलने जा रहा है। तो 4 अलग सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आई है कि रिलायंस को आखिरी बार दिसंबर में रूसी कच्चा तेल प्राप्त होता और तब से कंपनी पर अमेरिका से जो लागू प्रतिबंधों के कारण जो 1 महीने की रियायत हासिल थी उसका फ़ायदा उठाया। उसके बाद में 21 नवंबर की डेडलाइन के बाद इन्होंने रूस से तेल लेना बंद किया था। जो सौदा था उसको कैंसिल कर दिया था। रोसनसेफ्ट के सौदे की उनकी समाप्ति कर दी थी। लेकिन अब फरवरी से मार्च के दरमियान फिर से रिलायंस को नई खेप मिल सकती है रूस के तेल की, और ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। इससे रिलायंस का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसको फ़ायदा होगा। तो आप जानते ही होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो जामनगर रिफाइनरी है वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। रिपोर्ट में बताया गया कि अन्य भारतीय रिफाइनरियों की तरह रिलायंस भी रूसी तेल खरीद पर गैर प्रतिबंधित विक्रेताओं से बात करेगी। हालांकि ये नहीं बताया कि फरवरी मार्च 2026 के लिए बुक किए गए कार्गो की संख्या कितनी होगी। उसके साथ ये भी पूरा स्पष्ट नहीं है कि प्राइवेट जामनगर रिफाइनरी मार्च के बाद रूसी तेल खरीदा जारी रखेगी या फिर नहीं, यानी उसके ऊपर भी फैसला नहीं हुआ है। रॉयटर ने ईमेल से रिलायंस से जानकारी चाही थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन खबर है कि यहाँ पे रिलायंस को फिर से रूस का तेल मिलेगा डिस्काउंट पे, जिससे रिलायंस की जो रिफाइन है उसको फ़ायदा होगा। आने वाला जो है रिजल्ट बेहतर हो सकता है। फिलहाल जो रिफाइनरीज कंपनियां हैं वो मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल का आयात बढ़ा रही है। तो रिलायंस की वापसी के बाद भारत का कुल रूसी तेल जो आयात है फरवरी मार्च में महीने में कम रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। रिलायंस गुजरात में स्थित अपनी 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन की क्षमता वाले जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के लिए रोशन स्नैप से देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म डील के तहत प्रतिदिन करीब यहाँ पे देख सकते हो कि 500 बैरल प्राप्त करी थी तेल। अब यहाँ पे हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग यानी मुकेश अंबानी और उसकी ग्रुप की जो कंपनियां उसकी होल्डिंग 50.01% है, जो अनचेंज है। जो पहले होल्डिंग थी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एफआई और एपीआई की बात करें उनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है। देख सकते हो कि 18.65% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो बढ़ के 19.09% हो चुकी है, यानी एफआई का निवेश बढ़ चुका है दिसंबर क्वार्टर में। इसके अलावा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनकी संख्या भी बढ़ चुकी है। आप देख सकते हो कि 2146 की संख्या थी, जो बढ़ के 2193 तक पहुंच चुकी है। तो काफ़ी सारे एफआई निवेश कर रहे रिलायंस में। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। 9.66% की होल्डिंग थी, जो कम होकर 9.52% हो गई है दिसंबर में। लेकिन म्यूचुअल फंड की संख्या इंक्रीज हो गया। पहले 74 थे जो निवेश करते थे, वो बढ़ के 77 हो चुके हैं। तो म्यूचुअल फंड ने भले ही निवेश घटाया हो, लेकिन उनकी संख्या बढ़ चुकी है। ये पॉजिटिव सिग्नल है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनकी होल्डिंग भी बढ़ चुकी है। 39.07% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो बढ़ के 39.36% हो चुकी है। तो एफआईडीआई म्यूचुअल फंड सबने अगर निवेश बढ़ाया तो घटा किसका, तो आप समझ ही सकते हो वो रिटेल इन्वेस्टर जिनका निवेश घटा है। अब जो बड़े निवेशक होते हैं जिनका निवेश 1% से ऊपर है उसका नाम शो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो दो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स है जिनका नाम शो हो रहा है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की हुई है रिलायंस में, 2.53% की उनकी होल्डिंग है और इसी वजह से यहाँ पे नाम शो हो रहा है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रोड्यूसर म्यूचुअल फंड ने भी 1.53% की होल्डिंग ली हुई है। यानी दो जो इंडिया के बड़े बैंक हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश रिलायंस में किया हुआ है। ये शुभ संकेत है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय रिलायंस फिर से बेहतर कर सकता है। इसकी संभावना अच्छी है, क्योंकि सीएलएसए ने भी कहा है कि यहाँ से एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है स्टॉक के अंदर। तो निवेश के बारे में आपको सोचने की रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन गिरावट है तो हर शेयर नीचे आएगा। इस समय बाजार में कमजोरी है, जैसे बाजार रिकवर होगा फिर रिलायंस भी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।